सो हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जेपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए क्लास 9th साइंस का फिजिक्स वाले पोर्शन का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 मोशन लेकर आया हूं। भाई देखो, मोशन बहुत प्यारा टॉपिक है और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन है और इस चैप्टर में हमने इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। देखो बच्चों, मोशन तो आज से पहले हम बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं ना, बहुत बार हमने मोशन के रिगार्डिंग बात करी है हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी, मतलब हमारी जूनियर क्लासेस में भी हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें करी है। लेकिन आज उसी तरह से सिंपल वे में समझते हैं कि भाई मोशन क्या होता है। अब देखो, हमने आज तक क्या सीखा था, मोशन क्या होता है। भाई कोई ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपने देखा ये ऑब्जेक्ट यहां से हटके कहां चले गया, कहीं और चले गया। तो आपने कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी किस में थी, भाई ये मोशन में थी। क्यों? क्योंकि भाई अभी एक जगह पे थी, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो कहां थी, कहीं दूसरी जगह पहुंच गई थी। तो भाई मोशन यही होता है। अब आप इमेजिन करो, आप एक सड़क पे चल रहे हो और आपके बगल से एक कार निकल गई फाइन फुल स्पीड में। तो आपने देखा कि अभी तो कार आपके बगल में थी और अभी कहां पहुंच गई, वो कहीं आगे पहुंच गई है। तो आपने क्या देखा कि कार की पोजीशन में चेंज आया, आपके बगल में थी, अब आपसे आगे निकल गई। ठीक है, हम एथलेटिक्स में देखते हैं, हम भाई एक रेस कंपटीशन चल रहा है, वहां हम एक एथलीट को या फिर एक ठीक है अपने साथ वाले, तो अपने भाई लोग को, अपने दोस्तों को ऐसे भागते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भैया एक यहाँ पर भाग रहा है और धीरे 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 उसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो एक जगह पे था, अब क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो हमने बोला कि भाई वो क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आसमान में देखते हैं, मानो कि अभी एक चिड़िया यहाँ पर उड़ रही थी, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो चिड़िया कहां पर उड़ रही है, कहीं दूसरी जगह पर उड़ रही है, मतलब वो उड़ते उड़ते कहीं दूसरी जगह पहुंच गई है। ठीक है, तो उसकी भी किस में आया, पोजीशन में चेंज आया। भाई दिवाली में रॉकेट जलाते हैं हम ना, तो भाई ये नीचे से यहां पर जलाते हैं हम और सीधे कहां जाते हैं, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं सीधे। तो अभी तक तो बॉटल में था वो, लेकिन अब कहां चले गया, वो ऊपर आसमान में चले गया। तो किस में चेंज आ गया, भाई पोजीशन में चेंज आ गया। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, और किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब यहां पर मोशन को समझने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो ना कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा, भाई आपको कैसे पता कि पोजीशन चेंज हो रही है? आप किसी पॉइंट के रेफरेंस में ही तो बोलोगे, रिस्पेक्ट में ही तो बोलोगे कि मान लो पहले ऑब्जेक्ट कहां था, जैसे यहां पर आप एग्जांपल में देखो तो पहले बॉडी कहां थी, पेड़ के पास थी ना, ये पर्सन कहां था, पेड़ के पास था। अब आपने पेड़ के रिस्पेक्ट में देखा कि पहले ऑब्जेक्ट कहां था, पेड़ के पास था, और अभी क्या हो गया, पेड़ से काफी ज्यादा दूर चले गया है। तब हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या आया है, चेंज इन पोजीशन आया है, तभी तो बोल पा रहे। तो चेंज इन पोजीशन ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट। तो हम जब मोशन को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रिफरेंस पॉइंट in the given interval of time then it is said to be in motion। मतलब वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट जनरली हमें बताने में हेल्प करता है कि उसकी पोजीशन में चेंज आया है या फिर नहीं आया है, बस रेफरेंस पॉइंट का यही काम होता है। तो मोशन आ गया समझ में। अब मोशन का भाई दूसरा, ठीक है, दूसरी स्टेट को पढ़े तो वो क्या होती है, भाई रेस्ट। रेस्ट मतलब भाई जहां कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो मतलब किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लो मैंने टेबल के ऊपर किताब रखी है, मेरा 1 साल से किताब पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो किताब टेबल के ऊपर ही रहेगी। तो भाई किताब किस में रही, साल भर रेस्ट में, और आपका माइंड भी किस में रहा, साल भर फिर रेस्ट में। ठीक है, ऐसा करना नहीं है वैसे, किताब को रोज रोज हमने मोशन में लाना है, उसके पन्नों को मोशन में लाना है, अपने माइंड को भी किस में लेकर आना है, मोशन में लेकर आना है, तभी हमारी स्टडीज अच्छी हो पाएंगी। अब वैसी अगर एक कहीं पर मैंने एक बॉल रखी हुई है या फिर टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, भाई मिल्क पिया या टी कॉफी जो भी पिया हमने, उसका ग्लास रख दिया, ठीक है, उसका कप रख दिया हमने, तो वो भाई अपने आप कहीं बदलेगा, अपनी पोजीशन चेंज होगी उसकी नहीं, फिर मम्मी की डांट पड़ेगी,
कि वो कप कहाँ रखा हुआ है, वो ग्लास कहाँ रखा हुआ है, उसको लेकर आओ भाई, धोने होते बर्तन, ठीक है, तो फिर होगा उसमें मोशन, नहीं तो तब तक वो किस में रहेगा भाई, रेस्ट में रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, आप मस्त करके सोच रहे हो, आप थिंकिंग में चले हुए, आप चेयर में बैठे हो, आप सोच में खो गए हो, जैसे आप स्कूल में क्लासेस में खो जाते हो इधर उधर सोचने में। तो भाई आप बिल्कुल वैसे ही बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप भी किस में हो भाई, आप भी किस में हो, रेस्ट में हो। क्यों, क्यों हो रेस्ट में, क्योंकि आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और अगर आपकी पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता, आप जैसे हो वैसे ही रहते हो, कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रखा रहता है, तो भाई हम साफ साफ बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। किस में है वो ऑब्जेक्ट, रेस्ट में। तो दो टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको एक खतरनाक सी बात बताता हूं भाई, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि ये मोशन और रेस्ट ये एक्चुअल में कोई टर्म है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात मानोगे, नहीं मानोगे ना। चलो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। चलो पूछू फिर, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही दे, हाँ चलो पूछ देते हैं। अब मानो आपके सामने, ठीक है, आपके सामने आपका मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब बताओ कि क्या वो मोबाइल मोशन में है। आप तो बोलोगे नहीं भैया, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल से कहीं नहीं जा रहा, ना इधर जा रहा ना उधर, वहीं पर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो मोबाइल है ये किस में पड़ा हुआ है, रेस्ट में है। लेकिन टेबल कहां पर रखी हुई है, आपके घर में, आपके कमरे के अंदर। और आपका घर कहां है भाई, अर्थ में ही तो है। घर कहां है, अर्थ में है। और अर्थ का मोशन आपको पता है, सोलर सिस्टम में अर्थ का मोशन देखा है आपने। अर्थ क्या कर रही है, खुद में भी मोशन कर रही है, खुद में गोल गोल घूम रही है। अब अगर अर्थ गोल घूम रही है ना, रोटेशन कर रही है अगर अर्थ, तो क्या टेबल भी रोटेशन नहीं कर रही होगी, क्या आप भी रोटेशन नहीं कर रहे होगे भाई, सब रोटेशन कर रहे होंगे। उसके अलावा सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहे होंगे। तो जब अर्थ मोशन में है तो अर्थ में रखा हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा क्या, होगा ना। तो भाई अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो भाई आप भी मोशन कर रहे हो, मोबाइल भी मोशन कर रहा है, क्योंकि पूरी अर्थ क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो आप कहोगे कि भाई वो तो हमें रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन होने को आप क्या कर रहे हो, दोनों ही मोशन कर रहे हो, लेकिन ये आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। वहीं अगर अर्थ के बाहर से, अर्थ के बाहर मान लो आपका कोई दोस्त है जो कि एस्ट्रोनॉट बन गया है, वो अपनी सैटेलाइट से देख रहा है अर्थ को, वो आपके घर में जूम करके देख रहा है, तो उसके लिए तो भाई आप क्या कर रहे होगे, मोशन कर रहे होगे, क्योंकि आप रोटेट भी हो रहे होगे और रिवॉल्व भी हो रहे होगे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो मोशन और रेस्ट, ये जो दो टर्म्स होते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मतलब ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कौन मोशन कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कौन रेस्ट में है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि मोशन और रेस्ट दोनों ही कैसे टर्म्स हैं भाई, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब कैसे है, एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो आप और आपकी एक फ्रेंड, आप बस में बैठे हो, स्कूल बस में बैठे हो, ठीक है, और बाहर आपका एक दोस्त है। अब जो बस है वो मोशन में है, बस क्या है, मोशन में है, और आपका दोस्त बाहर रोड पे आपको बस में बैठकर जाते हुए देख रहा है। ठीक है, तो आपका दोस्त अगर आपको देखेगा, ठीक है, उसकी नजर पड़ गई, अरे भाई मेरा दोस्त यहां बस में बैठ के जा रहा है, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ, तो भाई उसके लिए तो बस मोशन में होगी ना, क्योंकि बस अभी आती धीरे धीरे उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई, चल दी, वो क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया। अब आप भी तो उसी बस के अंदर बैठे हो, तो अभी आप दिख रहे थे, धीरे 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 आपकी पोजीशन भी तो चेंज हो गई। तो बाहर जो आपका दोस्त था उसके लिए तो बस भी मोशन में थी और बस में बैठे हुए आप भी मोशन में थे। अब मान लो आपकी नजर पड़ गई, आपकी नजर किस पे पड़ गई, आपके फ्रेंड पे पड़ गई। ठीक है, तो भाई आपका फ्रेंड भी तो आपको पीछे को जाता हुआ दिखा, नहीं दिखा, तो भाई उसकी भी तो पोजीशन चेंज हो गई, हुई या नहीं, तो भाई आपके लिए वो मोशन में हो गया। ठीक, लेकिन वही आपकी जो दोस्त बैठी है बगल में, आप देख रहे हो भाई कि भाई इसकी पोजीशन में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, हम कितने से कितने दूर भी आ गए हो, लेकिन मैं यहां पर बैठा हूं और मेरे बगल में मेरी दोस्त बैठी हुई है, भाई इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए आपकी दोस्त कौन से स्टेट ऑफ मोशन में आ गई, अब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, लेकिन किसके लिए नहीं आ रहा, आपके लिए नहीं आ रहा। जो बाहर से आपका दोस्त दिख रहा था उसके लिए तो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा था, तो आपके दोस्त के लिए तो आप दोनों ही मोशन में थे। लेकिन जो गाड़ी के अंदर आपकी दोस्त बैठी है
उसको अगर आप जब देख रहे हो बस के अंदर बैठ के, तो उसकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो तो अभी भी उसी चेयर में बैठी है, वैसे ही बैठी है। तो आप क्या बोलोगे कि आपकी फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, और जनरल वे में यही होता है, उस बस में बैठे हुए जितने भी बच्चे होंगे हर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि किसी की भी पोजीशन में कोई भी चेंज बस के अंदर बैठा हुआ दूसरा बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं बस के बाहर से अगर कोई बस के अंदर बच्चों को देख रहा है, तो उसके लिए वो बस भी मोशन में होगी और बस के अंदर बैठे हुए सारे बच्चे भी किसमें होंगे, मोशन में होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मोशन में देखने को मिल सकता है। बाहर वालों के लिए बस के अंदर बैठे हुए बच्चे रेस्ट में हो सकते हैं, और बस के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बाकी बच्चे किस में हो सकते हैं, सॉरी बाहर वालों के लिए मोशन में हो सकते हैं, और अंदर बैठे वालों के लिए किस में हो सकते हैं, रेस्ट में हो सकते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है, और ये दो अलग अलग स्टेट कैसे वेरी कर रही है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये प्रोस्पेक्टिव किसका है, ये पर्सन का प्रोस्पेक्टिव है कि वो आपको किस स्टेट में देख रहा है या कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप देखो, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन से बाहर को आप खिड़की से बाहर को मुंह निकालते हो और आप देखते हो कि जो बगल में ट्रीज है ना, जो रेलवे ट्रैक के बगल में जो ट्रीज है, वो आपको सही सही करके कहां को, पीछे को जाते हुए दिखते हैं। अब आप क्या मानोगे उसमें कि भाई आप तो एक ही जगह पे बैठे हो, मतलब आप किसमें हो, आप रेस्ट में हो ना, क्योंकि आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ट्रीज, हमें क्या लगता है कि ट्रीज पीछे की तरफ को क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या ट्रीज मोशन कर रहे होते हैं, भाई पेड़ तो मोशन नहीं कर सकते ना, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन चेंज एक्चुअल में कौन कर रहे होते हैं, भाई जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं, जिस ट्रेन पर हम बैठे हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी भी एक्चुअल में पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें तो ट्रीज हमें मोशन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो देखने पर क्या लग रहा है, ट्रीज की पोजीशन चेंज हो रही है, और हम तब से एक ही चेयर पे बैठे थे, एक ही सीट पे बैठे हुए थे, तो हमारी पोजीशन क्या है, सेम है। तो हम किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, लेकिन ट्रीज किस में लगेंगे, हमें मोशन में लगेंगे। अब वहीं अगर उस ट्रेन को कोई बाहर से देख रहा होगा, ट्रेन के बाहर से रेलवे ट्रैक के बगल में पेड़ के पास खड़ा होकर कोई पर्सन देख रहा होगा, तो उसके लिए तो ट्रेन मोशन में होगी, और ट्रेन में बैठा हुआ हर एक पैसेंजर भी किस में होगा, मोशन में होगा, लेकिन उसके बगल में जो पेड़ होगा वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो यही अंतर हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या फिर प्रोस्पेक्टिव में, कि आप किस ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों ही कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है। इसका एक और एग्जाम्पल है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनकी कार रेसिंग चल रही है और दोनों बराबर स्पीड में एक दूसरे के बगल से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी फर्स्ट व्हीकल है, जो ये वाला व्हीकल है हमारा पहला वाला, भाई इसकी स्पीड भी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, बहुत फास्ट स्पीड हो गया वैसे, और इसकी स्पीड भी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर दोनों एक ही ट्रैक पे बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं, दोनों की स्पीड भी सेम है, ठीक, तो हर बार जैसे ही दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे की तरफ देखेंगे, तो उनको तो हर बार वो एक दूसरे के बगल में दिखेंगे ना। तो भाई दोनों के लिए ही जो हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो जितनी बार बगल में देख रहे, दूसरी गाड़ी वाले को देख रहे, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, भाई हर बार दूसरा बंदा उसके बगल में ही है। तो वो क्या बोलेंगे कि भाई इसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आया है, तो मेरे लिए तो ये रेस्ट में। दूसरा बंदा बोलेगा इसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आया, तो मेरे लिए किसमें है, रेस्ट में। बाहर से कोई देख रहा होगा तो बाहर से दोनों किस में होंगे, मोशन में होंगे। लेकिन जब ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं और एक दूसरे को हर बार एक दूसरे के आजू बाजू देख रहे हैं, बगल में देख रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, ये दोनों ही रेस्ट में है। लेकिन बाहर से अगर कोई इनको देख रहा होगा, रोड से अगर कोई इनको देख रहा होगा, तो दोनों ही किस में होंगे, मोशन में होंगे। फिर से पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि भाई वो मोशन में है या फिर वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। यहां तक की बातें आई समझ में कि मोशन और रेस्ट दोनों ही कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक इसकी बात कर रहे हैं, भाई हर जगह बोल ले, मोशन पता करना है तो क्या पता होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन। अब किसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है, वो चेंज ज्यादा आया या कम आया, भाई इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं आउट ऑफ वन, विच इज डिस्टेंस। एक टर्म क्या होती है हमारी, डिस्टेंस होती है, और दूसरी टर्म क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट होती है। बच्चों देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लो
ये राहुल है, ये क्या नाम है इसका, राहुल नाम है। अब ये राहुल क्या है, अपने स्कूल को जा रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, ए पॉइंट से जा रहा है, ए पॉइंट से कहां जा रहा है, अपने स्कूल को जा रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एक काम करता हूं, मैं आपको डायरेक्शन चार्ट बना के देता हूं, ठीक, ये पता होना चाहिए मैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अब राहुल ए पॉइंट से अपने स्कूल को जा रहा है, तो राहुल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, 5 मीटर कवर करता है। फिर वहां से वो साउथ की डायरेक्शन में आ गया, पहले कहां जा रहा था, वो ईस्ट जा रहा था ना, अब वो कहां आ गया, साउथ की डायरेक्शन में आ गया, और 5 मीटर वहां पर भी कवर किया उसने, तो वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहां से वो 10 मीटर स्ट्रेट चलता है वापस ई पॉइंट, मतलब ई ईस्ट डायरेक्शन पे, कहां पहुंच गया, डी पॉइंट पे पहुंच गया, और फिर वहां से कहां पहुंच गया, वो ई पॉइंट मतलब अपने स्कूल में पहुंच गया, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल के। इतना आया समझ में, ठीक है, ये स्कूल का रास्ता ही ऐसा था, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि भाई राहुल की पोजीशन में कितना चेंज आया है, तो भाई इसकी पोजीशन में आने वाला चेंज क्या है, पहले ये पॉइंट ए पे था, अब ये पॉइंट कहां आ गया, ई पर आ गया, तो यही तो है चेंज इन पोजीशन, कि पहले कहां था, ए में था, अब कहां आ गया, ई में आ गया। तो भाई ए से ई तक इसकी क्या हुआ है, पोजीशन में चेंज आया है। पर अगर मैं इस चेंज को, चेंज इन पोजीशन को मेजर करूं कि ए से ई जाने में उसने कितना ट्रेवल किया, कितनी लेंथ या कितना पाथ उसने कवर किया है, तो अगर मैं एक्चुअली देखूं कि वो किस पाथ से गया, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ई आया, क्या बोला मैंने, पहले ए से कहां गया, बी गया, फिर बी से कहां आया, सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। अगर मैं ये पूरा पाथ मेजर करूं कि ये कितना लंबा पाथ था, ठीक है, तो मैं सबको मेजर कर लेता हूं, 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड, कितना हो गया, 25 मीटर हो गया, कितना हो गया, 25 मीटर। अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ देखूं, तो ये जो चेंज इन पोजीशन कवर करने के लिए, सॉरी मेजर करने के लिए मैंने जिस क्वांटिटी का यूज किया है, इसको हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। मैंने क्या मेजर करी इसकी भाई, डिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में समझो तो डिस्टेंस क्या है कि इस राहुल ने कितना पाथ कवर किया, राहुल ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया, मतलब किस पाथ से चलते हुए वो एक्चुअली अपने स्कूल पहुंचा है, वही पाथ क्या कहलाता है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन मान लो अगर यहां पर से इतना रास्ता घुमा के नहीं होता, और यहां पर क्या होता है, एक शॉर्टकट होता, क्या होता है यहां पर एक शॉर्टकट, इस तरह से बी से ई मिलाने के लिए क्या होता अगर एक शॉर्टकट होता, तो तुम बताओ तो जरा, फिर राहुल कौन से रास्ते आता, पहले ए से बी जाता और फिर कहां जाता, बी से ई चले जाता, जाता नहीं जाता। और बी से ई कितना होगा भाई, जितना सी से क्या है, डी है, मतलब ये भी कितना होता, 10 मीटर होता। तो अगर मैं बोलूं कि राहुल को बीच में से शॉर्टकट मिल गया और राहुल सीधे सीधे कहां चले गया, ए से सीधे ई चले गया, तो इस कंडीशन पे अब इस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या है, शॉर्टकट वाली लेंथ ए बी प्लस क्या चला वो, बी ई, और बी ई किसके बराबर है, बी बराबर है भाई किसके, सी डी के बराबर है, बिल्कुल। तो कितना चला वो, 5 मीटर प्लस 15 मीटर। तो अगर मैं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करूं बिटवीन द चेंज इन पोजीशन, दो पॉइंट्स के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करता हूं कि शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो सकती है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो सकता है, तो अगर मैं उस तरह से फाइंड आउट करूं, सॉरी 10 मीटर होगा, इस तरह से अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट करता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता हूं, तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर वो ग्रीन वाले पाथ से जा रहा है, ठीक है, तो वो भाई पूरे पाथ को अगर हम जोड़ दे तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है। लेकिन हम बीच में अगर शॉर्टकट ले आते हैं, ठीक है, जिससे राहुल कोई शॉर्ट टर्म से एक बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ से कहां पहुंच जाए, अपनी फाइनल पोजीशन मतलब ई में पहुंच जाए, तो भाई उस स्ट्रेट पाथ की, उस शॉर्टकट की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ एक और खास बात आती है कि भाई जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो भाई हमें कोई लेना देना नहीं कि वो कब नॉर्थ में गया, कब वो ईस्ट में गया, कब साउथ में गया, कब वेस्ट में गया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा तो साथ में डायरेक्शन भी बताऊंगा। अब बताओ, ए से ई पहुंचने की जो डिस्प्लेसमेंट है
वो कौन सी डायरेक्शन पर है? ए से ई जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ए से ई जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं डायरेक्शन चार्ट देखूं तो भाई ये कौन सी डिस्टेंस है, कौन सी डायरेक्शन है? 15 मीटर, क्या लिखेंगे हम? ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में गया? ईस्ट। तो जैसे ही मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? डायरेक्शन लिख दूंगा। मैं अब क्या बोल दूंगा कि मैंने क्या बताई है? डिस्प्लेसमेंट बताई है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस कंडीशन पे हमने दोनों ही केसेस में, फर्स्ट केस देखे, सेकंड केस देखे, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाली। मैं आपको पहले केस समझा देता हूं। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर है, ठीक है, ये जो पर्सन है वो कहां है? ए पॉइंट पर है, और ये बी पॉइंट पे जाता है। यहां से कहां जा रहा है? ये बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, यहां पहुंच गया, और उसके बाद बी पॉइंट से वापस कहां आ रहा? सी पॉइंट पर आ रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहां गया? पहले ए से बी गया, फिर कहां आया? बी से सी आया, और एक स्ट्रेट लाइन पे ही आया है। ठीक है, कैसे आया है? जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे वापस आ गया है। अब इस कंडीशन में आपने बताना है कि भाई डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ मतलब डायरेक्शन के इररिस्पेक्टिव, कहीं को भी जा रहे हो कहीं को भी आ रहे हो, कोई लेना देना नहीं उसमें से। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? एक्चुअल पाथ क्या है? पहले कहां गया वो? ए से बी गया, पहले कहां गया? ए से बी गया, फिर कहां गया? फिर बी से कहां आया? सी आया। ठीक है, अब ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? ए से बी तक की लेंथ कितनी है? सॉरी, ए से बी है भाई 10 मीटर, और बी से सी कितनी है? 5 मीटर। तो भाई डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई। भाई किस्सा खत्म, खेल खत्म, यहीं पर डिस्टेंस निकाल दी। अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी। क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो सी पॉइंट कहां पर है? ये है सी पॉइंट, ये क्या है? सी पॉइंट है। अब ये आपकी कौन सी है? इनिशियल पोजीशन, और ये पॉइंट क्या है आपका? फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ ही क्या होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, पहले आप कहां थे और एंड में आप कहां चले गए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस। मतलब आपने अगर उन दोनों पॉइंट्स को एक स्केल खींच लेकर उससे एक सीधी लाइन खींच दी, तो भाई उस लाइन की जो लेंथ होगी ना, वही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब यहां पर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी तक का लाइन सेगमेंट। ए से सी तक का क्या है? लाइन सेगमेंट है। अब ए से सी कैसे निकालोगे भाई? ए सी क्या है यहां पर? अगर हम मैथमेटिक्स का यूज करें तो ए सी क्या है भाई? ए बी में से अगर बी सी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? ए सी मिलेगा, इतना पार्ट मिल जाएगा। अगर मैं ए बी में से बी सी को घटा दूं तो क्या बचेगा? ए सी बचेगा। अब वही वैल्यू रख देते हैं। ए बी कितना था भाई? 10 मीटर। इसमें से बी सी घटा लो, कितना हो गया? कितना आंसर आ गया? 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर इसको हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट भी सुन लो। देखो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है ना, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, जो कि नेगेटिव भी हो सकती है, जो जीरो भी हो सकती है। बस ध्यान क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां को मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन पे कर रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक, अब आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, उसका जो फाइनल पोजीशन है, क्या वो इसी डायरेक्शन पे है? देखो ए से बी की तरफ को मूव कर रहा था, और अगर हम ए से सी की तरफ जाएं तो वो भी भाई इसी डायरेक्शन पे है ना? ए से सेम डायरेक्शन पे, आगे की तरफ ही। तो इस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारी पॉजिटिव आएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में इनिशियली मोशन चल रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको दूसरा केस दिखाऊं, दूसरे केस में देखो ए से बी की तरफ को मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। इनिशियली कहां को मूव कर रहा है? ए से बी की तरफ। अब बी पॉइंट पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, और बी पॉइंट के बाद फिर कहां को मूव कर रहा है? सी की तरफ मूव कर रहा है। बी से कहां की तरफ मूव कर रहा है? सी की तरफ। अब इस कंडीशन में सबसे पहले डिस्टेंस निकाल दो। भाई डिस्टेंस बहुत सिंपल ना, डिस्टेंस क्या होता है भाई? टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कितना है? ए बी प्लस बी सी। पहले ए से बी गया, फिर कहां गया? बी से सी आ गया। भाई टोटल पाथ को जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 10 मीटर प्लस 20 मीटर, कितना आया आंसर भाई? कितना आ गया? 30 मीटर आंसर आ गया। अब यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, भाई देखो स्टार्ट कहां से हुआ था? ए में, पहुंचा कहां है भाई? सी में। तो ए और सी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ए और सी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, AC बोलेंगे। यही तो लाइन क्या है भाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे यहाँ पर, AC आया। AC क्या है भाई, AC क्या है, देखो बड़े वाले सेगमेंट में से छोटा वाला सेगमेंट घटा दो, BC में से क्या घटा दो, ऐसे करें, नहीं उल्टा करते हैं, AB में से क्या घटा दो, BC घटा दो, तो भी तो AC बनेगा, तो भी तो AC मिलेगा ना। अब AB में से BC अगर हम घटा दें तो मतलब 10 में से 20 घटा दो, कितना आया आंसर, -10 मीटर आया, -10 मीटर आया। अब देखो वहां पर पॉजिटिव आया था, यहां पर नेगेटिव आया, क्यों बोल रहा हूं यहां पर नेगेटिव आया, क्यों बोला नेगेटिव आया, क्योंकि भाई देखो ऑब्जेक्ट पहले कहां को चल रहा था, ए से बी की तरफ को, ठीक है, इनिशियल मोशन की डायरेक्शन क्या थी, ए से बी की तरफ, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल कर आई वो कौन सी डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पर है। मतलब जहां को मोशन स्टार्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट कैसी डायरेक्शन में, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन पे है। और इसका मतलब कि उसने कैसी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, मतलब अपने इनिशियल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। पहले अगर फॉरवर्ड चल रहा था तो इन दी एंड वो कहां आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन की भी बैकवर्ड आ गया है। अब इस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, नेगेटिव होगी। अगर इनिशियल पोजीशन से फॉरवर्ड ही मूव करते रहता तो पॉजिटिव होती, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आती तो पॉजिटिव होती। अब इनिशियल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ रही है, पीछे की तरफ को अगर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ रही है, या फिर जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन के पीछे की तरफ है, पीछे मतलब आप ए पॉइंट को ओरिजिन मान लो ना, क्या मान लो, ओरिजिन। ओरिजिन से अगर पॉजिटिव साइड जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पीछे की साइड आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओरिजिन किस सेंस में बोल रहा हूं भाई, ग्राफ के सेंस में, हाँ कैसे सेंस में बोल रहा हूँ, ग्राफ में। तो एक्स एक्सिस में आगे को जाते रहोगे तो +1 +2 +3 +4 होगा, लेकिन वहीं ओरिजिन मतलब 0 से पीछे को आओगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 होते रहेगा। तो बस इतना याद रखना कि इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन पे रख लो, उसके बाद देखो तुम्हारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे आ रही है, ठीक है। इसके लिए एक क्या कर सकते हैं अभी हम, इस तरह से समझो, चलो ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां पर मान लो, हर बार ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई, यहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो इधर कहीं करता है, कहीं पर भी, ठीक है, मतलब चाहे वो डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो, चाहे इस डायरेक्शन पे हो, चाहे इस डायरेक्शन पे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहां पर देखो ना भाई, एक्स क्या होगा आपका, इस पूरे फेज में एक्स क्या रहता है, यहां से आगे को पॉजिटिव रहता है, रहता ही नहीं रहता पॉजिटिव। तो भाई अगर ये अपने ओरिजिन से आगे की तरफ मतलब एक्स एक्सिस की तरफ को मोशन कर रहा है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल पॉइंट आ रहा है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले एरिया में, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी। और वहीं अगर जो आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट आती है वो ओरिजिन से मतलब इनिशियल पोजीशन से पीछे की तरफ को आ रही, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, ठीक है। अब इस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस तरह से हो जाएगी, यहां, मतलब कहां आ रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट, पीछे की तरफ आ रही है, कहां आ रही है, पीछे की तरफ। तो इस कंडीशन पे आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कैसी हो जाएगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मान लो, इनिशियल पोजीशन को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन के पॉजिटिव साइड में अगर आगे की तरफ को ही बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर इनिशियल पोजीशन से भी और पीछे आ जा रहा ऑब्जेक्ट तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो गया। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं, ये और प्यारा क्वेश्चन आ गया। यहां पर भी आपने क्या निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन, भैया ये कन्या क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, ठीक है, आपके सर्कुलर ट्रैक का। अब इस कंडीशन पे आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन मतलब आधे चक्कर के बाद। अब देखो आधे चक्कर मान लेते हैं, यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर ये जो लड़की है ऐसे 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 भाग रही है यहां पर, ठीक है, इस तरह से।
और इसने कितना चक्कर कवर कर लिया भाई, आधा चक्कर कवर कर लिया इस तरह से। अब भागेगी तो भाई सर्कुलर ट्रैक पे ना, मतलब बाहर की साइड बाउंड्री पे तो भागेगी ना। तो मान लेते हैं यहां पॉइंट पर पहुंचकर, बी पॉइंट पर पहुंचकर ये रुक गई। कितना हो गया भाई, हाफ ट्रैक कंप्लीट हो गया। ये आपका हाफ ट्रैक क्या हो गया, उसने घूम लिया हाफ चक्कर, आधा चक्कर उसने क्या कर दिया, काट लिया। तो भाई इसने कितनी एक्चुअल पाथ कितना कवर किया भाई, सर्किल का अगर बाउंड्री के अलोंग घूम रही मतलब पैरामीटर की बात हो रही है ना, पैरामीटर की बात हो रही मतलब सर्कमफेरेंस की बात हो रही। तो इस कंडीशन पे जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है भाई, कितनी सर्कमफेरेंस है, टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर का आधा ना सेमी सर्किल ने तो कवर किया है, मतलब जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई भाई, 2 पाई आर आ गई। अब यहां पर आप आर की वैल्यू 7 मीटर रख दोगे तो आप फटाफट से इसकी वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई आर आ गया। पाई आर को सॉल्व करोगे तो 22/7 आ जाएगा, इंटू आर की जगह 7 रख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 22 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 22 मीटर आ गई। अब वहीं पर अगर हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बहुत सिंपल से, ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ये रहा, और ये क्या रहा आपका फाइनल पॉइंट, ये क्या रहा फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन। भाई क्या है ये लाइन, क्या है, डायमीटर है कि नहीं, ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या है, डायमीटर है। अब अगर रेडियस 7 है, अगर रेडियस कितनी है 7 है, ठीक है, अगर रेडियस आपकी 7 है तो आप मुझे खुद ही बताओ डायमीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर क्या आ गई भाई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आफ्टर कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब ए पॉइंट से शुरू हुए, पूरा सर्कुलर पाथ घूमे और वापस कहां आ गए भाई, वापस ए में ही आ गए, वापस कहां आ गए, ए में। तो ऐसे ऐसे घूमे आप इस सर्कुलर ट्रैक में, चलो इसको मिटा ही देते हैं, छोड़ो। ठीक है, आप इस तरह से घूमते रहे और आप फाइनली कहां आ गए, अपने सेम पॉइंट पर आ गए, अलोंग द बाउंड्री घूमते घूमते। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, क्या कौन से पाथ पे घूमे हो भाई, सर्कमफेरेंस में घूमे, टोटल पाथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा भाई, ये क्या आपकी डिस्टेंस है। अब आप एक बात सोचो, ए पॉइंट से घूमना शुरू किए, वापस कहां आ गए घूम फिर कर, ए पॉइंट पे ही आ गए। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, ए है। ये तो वही हुआ ना कि जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए। तो अब आप ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की दूरी निकालोगे तो कितनी आएगी, ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का गैप, भाई दोनों एक ही तो पॉइंट है ना, तो दो पॉइंट एक ही पॉइंट में क्या गैप हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आप जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हो, घूम फिर के आप उसी पॉइंट पर आ गए, तो भाई आपने डिस्टेंस तो कवर करी होगी मान लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हमेशा 0 हो जाएगी। इस बात को आपने याद रखना है। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक है, एक डायमीटर का 200 मीटर वाला, इसका एक कंप्लीट राउंड लगाता है 40 सेकंड में। मतलब ये जो ट्रैक है हमारा जिसका डायमीटर है 200 मीटर, इसका एक चक्कर लगाने में इस पर्सन को लगते हैं 40 सेकंड। ठीक है, अब आपने बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अब देखो 2 मिनट और 20 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे पहली बात तो एक डिस्टेंस, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, इतनी बात आ गई समझ में। और 40 सेकंड में एक राउंड लगा दे रहा भैया, तो हमने बताना है सबसे पहले कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, तब उसके बाद देख लेंगे ना कि कितने राउंड लगाए, एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भाई 2 मिनट 20 सेकंड में जितने भी राउंड लगाए होंगे उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा और क्या उसका इनिशियल पॉइंट होगा, क्या उसका फाइनल पॉइंट होगा, ये पता हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं, ये पता करते हैं कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे भाई, देखो 40 सेकंड में एक होता था, तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 2 मिनट मतलब कितना हो गया भाई, 120 सेकंड हो गया। 2 मिनट्स कितना हो गया, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड हो गया।
अपॉन 40। क्यों 40 क्यों किया? क्योंकि 40 में तो भाई एक हो जा रहा था ना, 40 सेकंड्स में क्या हो जा रहा था, एक राउंड कंप्लीट हो जा रहा था। तो 140 सेकंड्स में कितने हो जाएंगे भाई? 140 सेकंड्स। चलो डिवाइड करके देखो, 140 अपॉन 40, भाई ये तो हटा दिया हमने, ये हमने 7/2 कर दिया। भाई 7/2 क्या होता है? 3 होल 1/2, मतलब 3.5 राउंड कर दिए उसने। कितने राउंड मार लिए? 3.5 राउंड। अब देखो, एक राउंड ए से वापस ए आ गया, ठीक है, एक राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड ए से वापस ए आ गया, दूसरा राउंड भी कंप्लीट। तीसरा राउंड ए से वापस ए आ गया, तीसरा राउंड भी कंप्लीट। अब आधा राउंड मारना है। आधा राउंड मारना है मतलब करेक्ट हाफ, हाफ सर्कमवेरेशन को कवर करेगा। और मान लेते हैं कि अब कहां जाएगा? पॉइंट बी पर आ जाएगा। तो आपको पता है भाई, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 2πr। तो 3 राउंड में कितनी कर देगा? इंटू 3 कर देगा। और उसके बाद हाफ राउंड और मारा है, मतलब प्लस हाफ ऑफ 2πr। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6πr प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, πr, दैट इज 7πr। 7πr, ठीक है। ये क्या है? हमारी डिस्टेंस है। ये क्या है? ये हमारी डिस्टेंस, क्योंकि ये तो एक्चुअल हमने देखा ना कितने चक्कर काटे उसने। अब आप भाई आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। अब यहां पर 7πr आ गया, तो 7 ऐसे लिख दिया। पाई कितना हो गया? 22/7 हो गया। आर कितना होता है भाई? हाफ डायमीटर होता है, मतलब 100 आ गया यहाँ। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपका आंसर आ गया 2200 मीटर। यहां तक ही सही है। ये क्या निकाला हमने? क्या निकाला है? ये डिस्टेंस निकाली है। अब आपने क्या निकालनी है भाई? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है, ठीक है, यहां से शुरू कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट निकालने। तो भाई हर एक राउंड के साथ डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी? 0 होगी। पहले राउंड में ए से शुरू हुआ, ए में पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। दूसरे राउंड में ए से शुरू हुआ, ए वापस ए में पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। तीसरे राउंड में फिर ए से शुरू हुआ, फिर वापस ए में पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। लास्ट राउंड उसने हाफ राउंड लिया, ए से निकला और बी में पहुंचा, तो ए और बी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन, वही क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन ही क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी हमारी? भाई ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ए बी क्या है भाई? डायमीटर है, और डायमीटर कितना गिवन है? 200 मीटर। तो भाई ये आ गई आपकी डिस्टेंस, और ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। किस्सा खत्म। अब चलें आगे। अब चलो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ऐसी, ठीक है, बात करते करते इनको निपटा देते हैं फटाफट। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया है, मतलब अपनी पोजीशन में चेंज लाया। कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपने आंसर को सपोर्ट करो। यार देखो, अभी हमने बात करी ना, अभी क्या बात करी कि भाई आप एक सर्कुलर ट्रैक पे हो, ठीक है, आप किस में हो? सर्कुलर ट्रैक में हो। अभी आज पता नहीं क्यों सर्कुलर नहीं हो रहा, ठीक है। आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया। आपने कहां से शुरू किया? ए पॉइंट से चलना शुरू किया, और आप घूम फिर कर वापस कहां पहुंच गए? ऐसे चक्कर काटते 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 कहां पहुंच गए? वापस ए पॉइंट पर ही पहुंच गए। हाँ, तो भाई डिस्टेंस तो कवर करी ना। डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने? 2πr कवर करी। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो भाई जिस पॉइंट से शुरू हुए थे वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो आ एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक्स कंप्लीट अ 1 रिवॉल्यूशन, जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है भाई? 0 हो जाती है। पर उसकी डिस्टेंस क्या होती है भाई? 2πr होती है। तो भाई ये एग्जाम्पल भी सही है, ठीक है। अब याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और ऑब्जेक्ट ने अगर मोशन किया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी, जो कि क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, उसकी डिस्टेंस जरूर कवर होगी, और वो हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इनमें से कौन सा वर्ड ट्रू है? इट कैन नॉट बी 0,
भाई अब भी इसके ऊपर तो हमने दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो भाई ये तो फॉल्स है। जीरो हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट जहां से मूव करना स्टार्ट करता है वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। ऐसे ही दूसरा पार्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ए पॉइंट से मूव करना शुरू हुआ और एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ में, कहां चले गया, पॉइंट बी पे चले गया। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मूव किया, ठीक है, बी पॉइंट पर आया, फिर मूव किया, सी पॉइंट पर आया, फिर मूव किया, डी पॉइंट पर आया, फिर मूव किया, ई पॉइंट पर आया, फिर मूव किया, एफ पॉइंट पर आया। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को देखना। पहली कंडीशन में भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या है, डिस्टेंस से बोल सकता हूं, और यहां से इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की लेंथ, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। मतलब ये कंडीशन ऐसी है कि जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। अब इमेजिन कर लो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज करता है लेकिन एक स्ट्रेट पाथ में करता है और अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज करे करता है, तो उस कंडीशन पे जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है, दोनों चीजें बराबर होती है। लेकिन अगर वो अपने पाथ को चेंज कर रहा है, मतलब अपने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल ना करते हुए अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन पे देखो डिस्टेंस क्या है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ई, ई से एफ। भाई ये तो हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आई, डिस्प्लेसमेंट क्या आई भाई, ए से एफ। अब आप खुद ही सोचो डिस्टेंस ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, येलो वाली लाइन आपको ज्यादा लग रही होगी इस केस में, तो आप खुद ही बोल सकते हो कि भाई डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो इवन जीरो भी हो सकती है। लेकिन आपको कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका एक्चुअल पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ हो, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट पाथ कभी एक्चुअल पाथ से लॉन्गर नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो शॉर्टेस्ट कहलाएगा ही क्यों। ठीक है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, या तो फिर डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर डिस्टेंस से कम हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें एक फार्मर है जो कि एक अपने स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, वहां से चक्कर लगा रहा है उसका। ठीक है, तो ये हमारे फार्मर भैया हो गए, ए पॉइंट पर है। ठीक है, अब इनको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 40 सेकंड्स का टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है इनको, 40 सेकंड का। और जो हमारा जो ये फार्म है, मतलब जो फील्ड है, इसकी एक साइड जो है, इसकी जो एक साइड है वो कितने मीटर की है, 10 मीटर की है। तो भाई चारों साइड मिलाकर जो इसका पैरामीटर है, पैरीमीटर कितना हो गया, मतलब टोटल कितनी लेंथ कवर करनी पड़ रही है भाई, पैरीमीटर हो गया इसका 10 4a, मतलब दैट इज 40 मीटर। जो हमारे फार्मर भैया हैं, मतलब वो 40 सेकंड्स में एक चक्कर लगा रहे, मतलब 40 मीटर वो कवर कर ले रहे हैं। अब मान लेते हैं वो ए पॉइंट से कवर करते हैं और वो 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये तो पूछा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले तो पता करते हैं कि 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगाते हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितने चक्कर लगाएंगे। अगर 40 सेकंड्स में एक है तो 2 मिनट 20 सेकंड्स मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ये हो गया टाइम। अब इसको डिवाइड कैसे कर दोगे, 40 से, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाए, कितने चक्कर लगा दिए उन्होंने। ठीक है, अब इस कंडीशन पर कितना आया, 140/40 हो गया, तो वापस से वही आंसर आ गया हमारा 3.5 आ गया, मतलब 3.5 चक्कर लगाए। मतलब एक चक्कर ए से वापस बी आए, फिर सॉरी ए से वापस ए आए, फिर दूसरे चक्कर में ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस ए आ गया, सेकंड हो गया, फिर थर्ड कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट थर्ड के बाद जो है वो क्या है, हाफ है, मतलब पहले ए से बी गए और फिर बी से सी गए, तो ये हुआ बस हमारा कितना, हाफ। तो पहले उनकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, आईपी लिख देता हूं, इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन है सी।
आपने बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई क्या है, वो क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसी है। क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो एसी है। तो भाई यही क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, आपने क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। एसी का स्क्वायर कितना होगा भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये तो होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ए बी कितना है 10, सॉरी ए बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हो गया 100, 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एसी का स्क्वायर, तो एसी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 200। और सॉल्व करो, रूट ऑफ 200 क्या होता है, 2 इंटू 100, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 10√2 बोल सकते हैं। तो जो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 10√2 आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। बस इतना ही सिंपल सा था। थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखो, जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, वही करते हुए आए थे हम, जितने भी हमने एक्चुअल पाथ देखा था, ए बी सी डी, ठीक है, सबको जोड़ते हुए आए तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल गया था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ था। आपने पहला इनिशियल पॉइंट पकड़ा, शॉर्टेस्ट और फाइनल पॉइंट पकड़ा, उन दोनों को जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन से, फिर उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ निकली थी वही क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था। अगर फिजिकल क्वांटिटीज के रिगार्डिंग देखें, इसके रिगार्डिंग में एक क्लास ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चाहो तो मेरी प्रीवियस क्लास को देख सकते हो। तो जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, सपोज भाई मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना था, मैंने उसको फोन पे बताया, हाँ भाई तुझसे 10 मीटर दूर हूं मैं, वो कहीं चौराहे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसे जगह पे है जहां पर 4 रोड्स आपस में क्रॉस सेक्शन कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, क्रॉसिंग है वहां। तो भाई अब वो कंफ्यूज कि भाई मैं ईस्ट से आऊंगा, मैं वेस्ट से आऊंगा, मैं नॉर्थ से आऊंगा, मैं साउथ से आऊंगा, मैं कौन सी डायरेक्शन से आऊंगा। मैं तो कहा मैं 10 मीटर अवे हूं, पर 10 मीटर अवे कहा, नॉर्थ में हूं, वेस्ट में हूं, साउथ में हूं, ईस्ट में हूं, कुछ नहीं पता। तो भाई मैंने क्या बताई उसको, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताई। लेकिन मैं बोलूं दैट आई एम 10 मीटर वेस्ट टू यू, कि मैं 10 मीटर वेस्ट की डायरेक्शन में हूं, तो भाई उसको एग्जैक्ट पता चल गया ना कि मैं कहां पर हूं। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं तो भाई वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूं तो फिर वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन किस में रिक्वायर्ड होती है, वेक्टर में रिक्वायर्ड होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में रिक्वायर्ड होती है, और डिस्टेंस में रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। यही रीजन होता है कि जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट थे। अब हम समझते हैं कि भाई मोशन कितनी तरह का होता है। अभी तक तो हमने देखा ना कि मोशन की 2 स्टेट्स होती है, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन खुद में ही, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि मोशन आपस में कैसे टर्म है, मोशन और रेस्ट आपस में कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है। अब हम समझते हैं कि भाई मोशन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल। किसके रिगार्डिंग समझने वाले हैं कि डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, और उसके रिगार्डिंग हम टाइम इंटरवल में उसको जस्टिफाई करके देखेंगे, बांट के देखेंगे कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता होगा। यूनिफॉर्म वर्ड मतलब क्या होता है, मतलब देखो क्लास में सभी बच्चे यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, स्कूल में सभी बच्चे एक जैसा दिखने के लिए तो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, नहीं तो कोई भी कुछ भी कैजुअली पहन कर आ जाते, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते कि भाई ये अलग दिख रहा, ये ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, ये रिच लग रहा है, ये पुअर लग रहा है ना, हो जाता नहीं। तो यूनिफॉर्म का यही रीजन होता है। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलैरिटी होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, सिमिलैरिटी। अगर आपको मोशन में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब सिमिलैरिटी ऑफ मोशन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो आपके सामने एक व्हीकल, एक कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा भाई, ये है वो कार, ठीक है, ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। अब इस कार को मैंने 1 सेकंड में देखा, मतलब वॉच लगाई थी मैंने, स्टेप वॉच लगाई थी, तो मैंने देखा कि भाई जैसे ही 2 सेकंड हुए इस कार ने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अगले 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में इसने वापस कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। उसके बाद 4 से लेकर 5 सेकंड, मतलब फिर से 2 सेकंड के गैप में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर की करी।
फिर 6 से लेकर 8 सेकंड के गैप में इसने फिर से कितने डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर की करी। मतलब हर जगह अगर मैं देखूं जो टाइम इंटरवल है वो कितने सेकंड्स का है भाई, 2 सेकंड्स का है कि नहीं? हर जगह आप कंपेयर करो, जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 2 सेकंड्स का। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना है, 2-2 सेकंड का है। और हर 2 सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है कार, कितनी कर रही है, 10 मीटर कर रही है। हर बार बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, सिमिलर डिस्टेंस कवर कर रही है, सिमिलर टाइम इंटरवल्स में। तो सिमिलैरिटी मतलब ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म है। सिमिलैरिटी मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। अगर एक जैसा मोशन देखने को मिल रहा तो हम बोलेंगे कि ये हर 2 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मोशन कैसा है भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि कार यूनिफॉर्मली डिस्टेंसेस को क्या कर रही है, कवर कर रही है इन द यूनिफॉर्म इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इतनी बात है समझ में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि हर टाइम इंटरवल में, हर सिमिलर टाइम इंटरवल्स के पीरियड में या गैप में वो इक्वल डिस्टेंस को ही कवर कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो कौन सा मोशन शो कर रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। और एक बात याद रखना बच्चों, जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको उसकी स्पीड क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। अब स्पीड का फॉर्मूला मत पूछना भाई, स्पीड का फॉर्मूला तो हर किसी को पता होता है, दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई आप हर 2 टाइम इंटरवल्स के बीच में, ठीक है, ए बी सी डी ई, आप हर जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम रख के देखो तो आपकी हर जगह जो स्पीड आएगी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां भी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां भी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहीं पर भी स्पीड निकाल के देखो तो आपको सेम स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट स्पीड रहती है। बस इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो हुआ यूनिफॉर्म मोशन ना, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है भैया? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब मैं आपको सही बताऊं तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम मोशन देखते हैं ना एक्चुअल में, वो सभी मोशंस कैसे होते हैं, हमारे नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो सबके नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस बार हमने नॉन यूनिफॉर्म्स की रिगार्डिंग बात करनी है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर एक जो गर्ल है वो रनिंग कर रही है, ठीक है। अब रनिंग कर रही है भाई, तो ठीक है, उसकी बॉडी मतलब टायर्ड भी फील करेगी, कभी स्टार्टिंग के टाइम पे उसकी बॉडी में एनर्जी भी होगी, तो भाई किसी टाइम पे वो बहुत फ्रिक्वेंटली रन कर पाएगी, बहुत अच्छी स्पीड से रन कर पाएगी ना, कभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, कभी वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लेते हैं जब उसने रनिंग स्टार्ट करी तो 1 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली भाई, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। टाइम पीरियड कितना था, 1 सेकंड का था, और कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 1 मीटर की। वहीं जब टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड गया, मतलब टाइम पीरियड तो अभी भी सेम है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का, लेकिन उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। भाई देखो, पहले अलग डिस्टेंस कवर करी थी 1 सेकंड में, अगले ही सेकंड में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। उसके अगले सेकंड में देखो 2 से 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड का गैप है। अब यहां पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली भाई, 5 मीटर की, मतलब अब और भी ज्यादा उसने क्या कर दी, डिस्टेंस कवर कर दी। लेकिन जैसे ही हम 3rd to 4th सेकंड जाते हैं, मतलब फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड की बात करते हैं, तो वापस उसने 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करी, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम करी है। और अब अगर हम 4th to 5th सेकंड देखते हैं उसको, फिर से 1 सेकंड का गैप है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल अभी भी इक्वल है, हर जगह 1-1 सेकंड का इंटरवल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हर जगह जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर हम इस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है सिमिलर टाइम इंटरवल में, कभी कम डिस्टेंस कवर हो रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि देखो, आप पहले सेकंड पे देखो तो जो स्पीड है वो कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हुए देखें तो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। दूसरे इंटरवल में देखें तो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर वापस से कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, और फिर कितनी है भाई, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप खुद देख सकते हो कि भाई उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो यहां पर जो स्पीड होती है कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड कीप्स चेंजिंग, स्पीड क्या होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को फटाफट देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ।
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके सामने कुछ डेटा रखा गया है, ठीक है, जो कि ए और बी ऑब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग मोशन का डेटा है, और आपने एग्जामिन करके बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, टाइम इंटरवल आपको दे रखा है यहाँ पर 30 AM लिखा है, 9:30 AM, फिर 9:45, फिर 10, मतलब आप देखो तो जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जो टाइम इंटरवल है कैसा है वो 15-15 सेकेंड्स का है, कितने कितने, सॉरी 15-15 मिनट्स का है। ठीक है, हर 15 मिनट्स में आपको बता रखा है। तो अगर हम देखें तो टाइम इंटरवल अगर 15-15 का है, टाइम इंटरवल कितने का है 15 मिनट का है, तो हर 15 मिनट के लिए हम ए और बी की एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और हम डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगी, इस बात को याद रखना, फाइनल मतलब जैसे मेरे को फर्स्ट में निकालना है ना, तो सबसे पहले तो 10 है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है मीटर में 10। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरे वाले ने कितनी करी है 12 करी है। अब आपने क्या करना है, अगले 15 मिनट्स के लिए निकालना है ना, ये तो 9:30 से, ये सॉरी ये तो इनिशियल 9:30 पर हो गया, अब 9:30 से 9:45 के बीच की निकालनी है। तो इस कंडीशन पर 15 मिनट्स के लिए जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे, मतलब 20 में से किसको घटा दोगे, 10 को घटा दोगे। क्या करोगे, 20 में से फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे। तो 20 में से अगर मैं 10 को घटा दूं, कितना आया, 10 आया। ऐसे ही 19 माइनस क्या कर दोगे, 12 कर दोगे। 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ऐसे ही और देखो, अगले नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए निकालोगे तो 30 माइनस 20 कर लोगे, कितना हो जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। फिर 23 माइनस 19 करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए निकालोगे, यहां वापस 10 आ जाएगा, और वहां कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां पर आप इतने में ही हमें समझ में आ गया कि हर 15-15 मिनट्स के गैप में हम देख रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है, हर बार सेम है। ये फर्स्ट 15 मिनट में भी 10 मीटर कवर करता है, सेकंड 15 मिनट में भी 10 मीटर कवर करता है, नेक्स्ट 15 मिनट में भी 10 कवर करता है, उसके नेक्स्ट में भी 10 मीटर कवर करता है। यहाँ फर्स्ट 15 में 12 मीटर का है, फिर नेक्स्ट 15 में 7 मीटर का है, फिर 4 मीटर का है, फिर 12 मीटर का है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा ए वाला है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, और जो बी वाला है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बस किस्सा खत्म। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में जब हम मोशन को देखते हैं ना, तो मोशन को जज भी तो किया जाता है। जैसे भाई दो गाड़ियां अगर एक साथ चल रही हैं, या फिर दो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो एक साथ रनिंग कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन जीतने कौन जीतेगा बताओ, वही जीतेगा जो कि उस गिवन डिस्टेंस को कम टाइम इंटरवल में कवर कर देगा ना। यही तो देखा जाता है कि भाई नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं ना, कि भाई 100 मीटर की रेस में क्या नया रिकॉर्ड बना कि भाई इन्होंने 6 सेकंड्स में 6 पॉइंट इतने सेकंड्स में भाई 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो जिसने गिवन डिस्टेंस को जितने कम टाइम में कवर कर लिया, भाई वो टॉपर, वही फर्स्ट ना। तो भाई यही चीज होती है कि ये डिस्टेंस कवर करना, कौन कितनी जल्दी कवर कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पीड। ठीक है, मतलब हम अगर मोशन के रेट को पता करें कि कौन कितनी जल्दी मोशन कर रहा है, तो उसी को हम किस टर्म पे लिखते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी के टर्म पे लिखते हैं। ठीक है, अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए, सर स्पीड तो सुना था, ये वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी भी समझाता हूं मैं अभी, धीरे धीरे चलते हैं वेलोसिटी की तरफ, लेकिन पहले अपना पुराना टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज स्पीड। ठीक है, तो कोई चीज कितनी फास्ट है या कोई चीज कितनी स्लो है, इसका अंदाजा हमें कैसे पता चलता है, बाय मेजरिंग इट्स स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्ट होगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो स्लो होगी। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली होती क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब आप अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले से क्लियरली समझ में आता है कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम मतलब क्या निकल जाती है, आपकी स्पीड होती है। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, भाई इसको याद रखना, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, पर कुछ और यूनिट्स भी हो सकती हैं, जैसे किलोमीटर पर आर भी हो सकती है। अगर आप अपने ऑटोमोबाइल में देखोगे, वहां पर मीटर में देखोगे, जो क्या कहते हैं स्पीडोमीटर होता है, उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां अगर आप मीटर में देखोगे, स्पीडोमीटर में, तो वहां आप देखोगे कि आपकी जो स्पीड होती है वो किस में आती है भाई, किलोमीटर पर आर में आती है। पर ये एसआई यूनिट नहीं है,
पर ये ऐसा यूनिट नहीं है, लोकल यूनिट्स हैं जो हम लोग जनरल टाइम लाइफ डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। ऐसा यूनिट क्या है भाई, मीटर पर सेकंड है। अब स्पीड, कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जिसकी अगर स्पीड लगातार बदल रही है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, मतलब ए टू बी अलग थी स्पीड, बी टू सी अलग हो गई, सी टू डी अलग हो गई। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, उसकी स्पीड क्या हो रही थी, बार बार बदल रही थी, ये वाले एग्जाम्पल में। अब इस कंडीशन पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी टोटल स्पीड कितनी है, मतलब हमने सीधे सीधे बात कर दी कि ये पॉइंट ए से, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ट्रेवल करने में इसकी टोटल स्पीड या फिर ऑन एन इन एन जनरल, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी रही, इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, ठीक है। तो भाई क्या निकालोगे, फिर कैसे निकालेंगे स्पीड? तो इस कंडीशन पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी है, 1 + 3 + 5 + 1 + 2, ठीक है, कितना, 1 + 3 + 5 + 1 + 2, 1 + 3 + 5 + 1 + 2, ठीक है, यही थी। अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, पहले 1 सेकेंड हर किसी में लगा है, तो टोटल कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, दैट इज 5 3 8 2 10 12, 12 अपॉन 5, दैट कम्स आउट टू बी 2.4। तो 2.4 मीटर पर सेकंड क्या होगी भाई, इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो जनरली एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टर्म्स में निकाली जाती है, इसमें बार बार स्पीड क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब ऐसे ही इसको निकाल के देखते हैं कि आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन है जहां एक पर्सन है जो कि 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में। फर्स्ट 16 मीटर कितने में ट्रेवल किया उसने, 4 सेकंड्स में ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने में, 2 सेकंड्स में। तो भाई आपको बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चलो फटाफट से अपनी कॉपी में भी सॉल्व करते रहो। स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको वीएवी करके भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 32 अपॉन 4 + 2 6, डिवाइड करते रहिएगा, कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। अब इससे आगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा 5.33, ऐसा कुछ आपका आंसर यहां पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बार आप इसको खुद से भी डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, सॉरी यहां चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी में बस क्या अंतर है कि स्पीड डील करती है डिस्टेंस से और वेलोसिटी डील करती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, बस इतना सही अंतर है। मतलब अगर आप स्पीड को पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दोगे ना, जैसे मैं बोलूं दैट व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, ठीक है, या मैं ऐसा बोल देता हूं कि जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो भाई किस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट को जा रही है, वेस्ट को जा रही है, नॉर्थ को जा रही है, साउथ को जा रही है, कहां जा रही है नहीं पता। लेकिन वही अगर मैं बोल दूं दैट व्हीकल इज मूविंग विद 40 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो भाई ये फिर स्पीड नहीं रही, ये क्या बन गया, अब वेलोसिटी बन गया। क्यों, क्योंकि भाई हमने डिस्प्लेसमेंट का यूज कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट आता है तो आप वेलोसिटी और स्पीड के बीच का अंतर भी समझ गए। जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर था, वही स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर भी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, ये ठीक, सॉरी यहां पर थोड़ी गलती होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के इस बार हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे अभी हमने वहां
एवरेज स्पीड निकालने में किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो यहीं पर अंतर आ जाता है जब हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालते हैं या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड में तो भाई आप चलते रहो, आप वापस उसी डायरेक्शन में पीछे को भी आ रहे हो तो भी आपकी डिस्टेंस तो बढ़ी रही है ना। ठीक है, पर जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट वापस पीछे की डायरेक्शन पे आ रहा है, मतलब अपने पाथ को वापस क्या रिटर्न कर रहा है, तो उस कंडीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब एवरेज स्पीड से अलग हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और एवरेज वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सर्टेन 2 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज गिवन है, फर्स्ट पॉइंट ए पर भी वेलोसिटी गिवन है और सेकंड पॉइंट बी पर भी क्या वेलोसिटी आपको गिवन है। मान लो इस पॉइंट पर भी आपको एक वेलोसिटी गिवन है कि यहां पर जो वेलोसिटी है कितनी है, u है, और यहां पर बी पॉइंट पर पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस कंडीशन पर हम बोलेंगे कि भाई इस कंडीशन पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, u प्लस वी अपॉन वी हो जाएगी, सॉरी u प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगी। बस अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर ईस्ट, ये जो पर्सन है ए पॉइंट से देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को ए पॉइंट से वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बी की तरफ जा रहा है, ठीक। देन 60 मीटर, 100 मीटर चल रहा है, देन 60 मीटर वेस्ट, और फिर कहां जा रहा है, 60 मीटर वेस्ट आ रहा है, मतलब बी से वापस ईस्ट जा रहा था, अब ईस्ट से वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब वेस्ट में आ रहा है। तो भाई पहले A2 कहां गया, बी गया, पहले ए से कहां गया, बी गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर बी से कहां आया, वापस सी पॉइंट पर आया, बी से वापस कहां गया, सी पॉइंट पर आ गया, यहां कहीं। तो आपने दोनों कंडीशन पे बताने की स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 20 सेकंड का। तो भाई अगर आप स्पीड निकालोगे, अब स्पीड तो चेंज हुई है या स्पीड चेंज नहीं भी हुई है, तो आप भाई डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, तो आपको पता तो करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड कितनी होगी। अब स्पीड कौन सी निकलेगी, यहाँ एवरेज स्पीड निकलेगी। स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 100 मीटर प्लस 60 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया 160 अपॉन 20, ठीक है, कितना हो गया, आंसर आपका आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई। अब आपने वही क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर एसी है, ये वाला हिस्सा। क्योंकि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। तो ठीक है, हम एसी निकालेंगे। अब एसी क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बीसी। ए बी कितना है, 100 है, बीसी कितना है, सॉरी ये अपॉन, वो भी तो होगा टाइम टेकन, टोटल टाइम, टोटल टाइम तो 20 है, तो अपॉन में हर जगह में 20 लिख देता हूं। 100 माइनस 60 अपॉन 20 कितना आया आंसर, भाई 40 अपॉन 20, आंसर आ गया आपका कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही डिफरेंस हुआ आपका एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, और स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, भाई स्पीड डिपेंड कर रही है आपकी डिस्टेंस पर। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो उषा है वो स्विम कर रही है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल पे, मतलब उस पूल की जो एक्चुअल डिस्टेंस है एक पॉइंट से उसके दूसरे एंड तक का, एक एंड से दूसरे एंड तक का कितनी है, 90 मीटर है। अब उषा 180 मीटर कवर करती है एक मिनट में, एक मिनट में कितना कवर करती है, 180, मतलब एक बार ए से बी गई होगी और बी से फिर वापस कहां आई होगी, सॉरी सी लिखा है मैंने, वापस कहां गई होगी, ए आ गई होगी। ठीक है, मतलब उसने दो चक्कर काटे, एक बार ए से बी गई और दूसरी बार बी से कहां गई, ए आ गई। अब इस कंडीशन में आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब स्पीड के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस। स्पीड के लिए क्या पता होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी ए, दैट इज 90 प्लस 90, दैट इज 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना है, वो तो हमें पता ही है, टोटल टाइम कितना है, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड।
ये तो गिवन है। अब अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप। क्या निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, ए से शुरू हुआ और वापस कहां पहुंच गई, ए में ही पहुंच गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अगर आप एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड निकाल लो, तो आप तो यूज करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 180 हो गया, टोटल टाइम हो गया 60, आंसर आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी टोटली किस पे डिपेंड करती है भाई, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है तो वेलोसिटी भी आपकी 0 हो जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑडोमीटर है, कार में लगा हुआ एक ऑडोमीटर है जो कि इनिशियली जो पोजीशन रीड करता है, जो ऑडोमीटर में रीडिंग होती है वो 200 किलोमीटर की होती है, और एक ट्रिप के बाद उसकी जो रीडिंग होती है वो 2400 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, इस पूरी ट्रिप को 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं। तो आपने बताना है कि भाई इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 यूनिट्स में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में भी और किलोमीटर पर सेकंड में भी। अब देखो ऑडोमीटर में अगर आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है तो ऑडोमीटर में हमेशा क्या करना, देखो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए आपने क्या करना है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर देना है। फाइनल रीडिंग में से क्या घटा देनी है, इनिशियल रीडिंग घटा देनी है। अब वो क्या हो जाएगी, फाइनल रीडिंग कितनी थी 2400 किलोमीटर, इसमें से घटा दो इनिशियल रीडिंग दैट इज 2000 किलोमीटर, कितना आ गया आंसर, 400 किलोमीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 400 किलोमीटर हो गई। टाइम टेकन कितना है, 8 आवर है, तो भाई स्पीड कितनी हो गई। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालो या स्पीड निकालो, कितनी होगी, टोटल टाइम सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब अगर मैं इसको किलोमीटर और आवर में चेंज कर ऐसे ही कर दूं सॉल्व, कितना आंसर आ गया 400, 8 से डिवाइड करो फिर कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। भाई ये तो आ गया कितने में, ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में। अब आपने क्या करना है, इसी किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो एक फॉर्मूला याद रखना, क्या रखना है फॉर्मूला यार, क्या याद रखना है, 5/18, बस इतना याद रखना आपने, क्या रखना है 5/18। देखो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर जो भी आंसर आए आपका, ठीक है, ये 9 टाइम्स हो गया, ये 25 टाइम्स हो गया, ये 125/9 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करते रहना, आपका आंसर मैं ऐसे निकाल के दे देता हूं। ठीक है, तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को, यही बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। अब ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जोसेफ जो फ्रॉम वन एंड ए टू दी अनदर एंड बी। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जॉग कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर। ठीक है, 2 मिनट में वो डिस्टेंस को कवर कर लेता है, 2 मिनट 30 सेकंड्स में। और फिर टर्न करता है पीछे की तरफ, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है जहां से शुरुआत करी थी, और 100 मीटर पीछे की तरफ जॉग करता है और 1 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालने को आए, अब पहले तो पढ़ लो, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाने की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है, फिर ए टू सी आने की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। देखो पार्ट, 2 पार्ट्स में बांट दिया, क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट पार्ट को कवर कर लेते हैं, फ्रॉम ए टू सी वाले की बात करते हैं, ए टू सी। देखो ए टू सी ऐसे सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, ए टू सी जो जोसेफ है ये एक ही डायरेक्शन पे गया है ना, सॉरी ए टू बी की बात हो रही, जोसेफ ए टू बी एक ही डायरेक्शन पे गया भाई, इस डायरेक्शन पे गया जोसेफ। अब जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन पे या बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है,
तो उस कंडीशन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करिए और अपने डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तो उस समय उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब उस कंडीशन पे जो एवरेज स्पीड होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो दोनों ही क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो इस कंडीशन पे उसने जो कवर करी है 300 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट 30 सेकेंड से, मतलब 120 प्लस 30 दैट इज 150 सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, और वो दोनों ही क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 150 सेकेंड। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस कंडीशन पे दोनों चीजें क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। वहीं अगर हम ए टू सी की बात करें, किसकी बात करें, ए टू सी, यहां तक की बात करें। अब ए टू सी में अगर आप देखो तो डिस्टेंस अलग हो गई और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ऐड होती रहेगी, ए से बी गया, बी से सी आया, ठीक है। अब पर ए बी प्लस बी सी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट तो ए सी हुई, तो मतलब ए बी में से बी सी को घटाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो गई। वो मैं यहां पर लिख दूं कि फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं हम, ए बी 300 प्लस बी सी दैट इज 100, कितना हो गया, 400 मीटर की डिस्टेंस आ गई। पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, क्वेश्चन तो ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 300 तो चला लेकिन 100 क्या आ गया, वापस आ गया, तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, 200 मीटर होगी। अब इसी के रिगार्डिंग हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकाल देंगे, और फिर क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये एवरेज क्या है निकाल रहे हैं हम, स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 400 अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड यहां लगे, और 60 सेकंड मतलब 1 मिनट वापस आने में लगा। तो भाई कितना हो गया, 150 प्लस 60 दैट इज 210। अब इसको इतने में ही छोड़ दो या फिर फर्दर डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू, पर ये तो आ गई इसकी एवरेज स्पीड आ गई 40 अपॉन 210। सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। अब अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है भाई, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 200 मीटर आया, तो भाई 200 मीटर टाइम टेकन तो अभी भी उतना ही रहा, कितना रहा, 210 सेकेंड्स का, ठीक है। टाइम तो क्योंकि हमेशा ऐड होते रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। फर्दर आप इसको डेसिमल प्लेसेस में डालने के लिए डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आप इसको जितना चाहो फर्दर उतना ज्यादा डिवाइड कर सकते हो। अब यहां तक के कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब इस टॉपिक को बस लास्ट न्यूमेरिकल के साथ एंड कर देते हैं, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, दैट इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड में आने वाला चेंज या वेलोसिटी में आने वाला चेंज, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर करेंगे। चलो पहले तो आप कोशिश करो कि मैं इसका आंसर बताऊं, उससे पहले आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भाई अब्दुल है जो कि घर से स्कूल, घर से तो लिखा नहीं है पर हम मान लेते हैं कि घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, एक ट्रिप पे गया, और जाते समय वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वापस आते समय जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो आपने बताना है कि जो अब्दुल की ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है, मतलब ए से बी जाना और बी से वापस ए आना। देखो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा, क्योंकि देखो एवरेज स्पीड में उसकी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ए से बी गया और बी से वापस ए आया। लेकिन अगर वो एवरेज वेलोसिटी पूछ देता तो भाई वो तो जीरो हो जाती, क्योंकि ए से बी गया, घर से स्कूल गया, और स्कूल से वापस कहां गया, घर आ गया, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, तो इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, वेलोसिटी जीरो हो जाती। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे, एवरेज स्पीड। चलिए बहुत सिंपल, इसको समझना, ये मानो कि जाते टाइम जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आते टाइम जो स्पीड है वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इमेजिन कर लूं, अगर मैं इमेजिन करूं कि भाई जो अब्दुल के घर से जो स्कूल तक की डिस्टेंस है वो x है, कितनी है, x है, ठीक है। तो अब यहां से आपने बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन,
ये फॉर्मूला तो पता है। अब अगर डिस्टेंस x है, अगर डिस्टेंस क्या है, x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x जाना और x वापस आना, तो कितना हो गया, x प्लस एक्स दैट इज 2x हो गया। यहां तक आई बात समझ में। अब टोटल टाइम कितना होगा, मान लो अगर जाने का टाइम क्या है, जाते समय जो टाइम लगा वो कितना लगा, t1 लगा, और आते टाइम जो टाइम लगा वो कितना लगा, t2 लगा। देखो टाइम भी तो अलग अलग लगेगा ना, जाते टाइम स्पीड कम थी, आते टाइम स्पीड ज्यादा है, तो जाते टाइम टाइम क्या लगा होगा, ज्यादा लगा होगा, आते टाइम टाइम आते समय टाइम कम लगा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है जल्दी बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर मैं इसकी हेल्प से बोलूं कि t1 कितना होगा, t1 मतलब x डिस्टेंस को कवर करना कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो t1 कितना हो गया, x अपॉन 20 हो गया। ऐसे ही t2 कितना हो जाएगा, भाई x डिस्टेंस को कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो t2 हो गया। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 2x है, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, यही आया, टोटल टाइम कितना आया, t1 प्लस t2। इसको रुक जाओ यहां से सॉल्व करता हूं मैं, नहीं तो कवर नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं, 2x अपॉन t1 कितना है, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, एलसीएम ले लो भाई फटाफट, 2x अपॉन ये कितना हो गया, एलसीएम कितना है 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां हो गया 3x, यहां हो गया 2x, ठीक है, और एलसीएम आ गया हमारा 60 को भेज देंगे ऊपर, हो जाएगा 20x, सॉरी 2x इंटू 60 अपॉन 5x, x से हो गया x कैंसिल आउट, फिर 5 से कर दिया हमने इसको डिवाइड, 60 को 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, कितनी हो गई एवरेज स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये तो था हमारा न्यूमेरिकल, और ये थी हमारी आज मोशन के रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर की क्लास। आगे ही ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग 9th के टॉपिक्स मैं इस बार पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि 10th नहीं पढ़ाऊंगा, 10th भी करवाऊंगा, लेकिन अभी 9th कर रहे हैं तो 9th में थोड़ा बने रहते हैं। आज की क्लास अगर समझ में आई है, बहुत प्यारी लगी है, तो भाई कमेंट सेक्शन में अपने अपने रिव्यूज दो यार, कोई क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो वो पूछो मुझसे क्वेश्चंस, ठीक है। कमेंट्स में आप बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आज के लिए तो इतना ही बोलूंगा, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय।